जय हिंद दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये है संविधान का निर्माण। तो चलिए इसके कुछ संविधान निर्माण की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संविधान का निर्माण हुआ, मतलब संविधान का निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा के द्वारा हुआ। तो हम सबसे पहले संविधान सभा की जानकारी ले लेते हैं। अब संविधान सभा तो ऐसे अंग्रेज तो बना नहीं देंगे, तो संविधान सभा बनाने के लिए मांग की जाएगी। तो चलिए मांग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, संविधान सभा की मांग का जो सबसे प्रारंभिक शुरुआत थी, वो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा की गई। ये एक मतलब वो वकील थे, तो ये और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी काम करते थे। तो ये आपका 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा पहली बार यूज के मतलब कि संविधान सभा की मांग रखी गई। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने रखा, मतलब कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग के लिए अपना ये जो प्रस्ताव होता था उसको पारित किया। उसके बाद 1935 के बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई। उसके बाद जो लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बात की गई, मतलब मांग की गई थी, उसे 1940 में लिनलिथगो वाइसरॉय थे, उनके द्वारा अगस्त ऑफर के तहत इनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू के मांग को लिखा, ये संविधान सभा की मांग मान ली गई, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया। लेकिन अब ये जो मांगी गई है, ये मांग मतलब कि मुस्लिम लीग, आपको तो मालूम है मुस्लिम लीग कई कंडीशन रख रही थी, तो उसके कारण ये मांग को खारिज कर दिया गया। लेकिन अंततः आपका ये कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और 1946 के तहत आपका संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन में कह दिया गया कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जो कि संविधान निर्माण का कार्य करेगी। तो ये बता रहे हैं कि 1945 में ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि इसको कैबिनेट मिशन को 1945 में ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन में कई सारे 3 लोग थे, मतलब 3 मेंबर थे जो कि अंग्रेज थे, जिन्हें आना था भारत। तो 1946 में ये भारत आए, और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, और 2 अन्य मेंबर थे। एक थे एवी अलेक्जेंडर, दूसरा स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन, और इसका काम ही था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतलब कि समन्वय स्थापित करके जो संविधान सभा का निर्माण है उसकी मतलब उसके प्रावधान करना। ठीक है, तो उसके बाद आप देख लेते हैं कि इस कैबिनेट मिशन के तहत आपका संविधान सभा बन गई। अब हम संविधान सभा की जब बैठक की बात करेंगे, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इस बैठक में टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। उसके बाद जो अगली बैठक इंपॉर्टेंट है, फिर आगे 11 दिसंबर को भी बैठक हुई, जिसमें आपके 9 दिसंबर को जब बैठक हुई, तो अस्थायी अध्यक्ष जी सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया। उसके बाद जब 11 दिसंबर को बैठक हुई, तो स्थायी अध्यक्ष हैं जो कि आपका राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित चुन लिया गया। उसके बाद जो 13 दिसंबर, अगली डेट इंपॉर्टेंट है, वो हो जाती है 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्पना या उद्देश्य प्रस्ताव को ने सदन में प्रस्तुत किया। उद्देश्य का मतलब होता है कि जो आपका संविधान निर्माण होगा उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, जो कि आज आज आपको प्रस्तावना देखने को मिलता है। उसके बाद जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव, उसे 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य संकल्प को अपना लिया गया, और उसके बाद आपके इसी के तहत 8 प्रमुख और 13 लघु समितियों का गठन किया गया, जो कि क्या करेगी, अब संविधान निर्माण में सहयोग करेगी। तो अब हम देख लेते हैं कुछ समितियों के बारे में। तो देखिए, समितियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। कुछ प्रमुख समितियां भी हैं और कुछ गौण समितियां भी हैं, मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया समिति की प्रक्रिया या नियम प्रक्रिया समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और उसके बाद है मसौदा समिति, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू की थी, और राज्य के लिए अलग अलग समिति बनाई गई, तो वो जवाहरलाल नेहरू की थी। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, जिसमें भी संघ लगेगा वो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इसमें संघ लगा है तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इसमें भी संघ लगा है तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब जिसमें राज्य या मतलब प्रांत लगा रहेगा, वो उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, इसमें प्रांत लगा हुआ है तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अलग से आपको इतना याद रख लेना है कि जो राज्य के लिए समिति बनाई गई थी स्पेशल, वो जवाहरलाल नेहरू के अधीन बनाई गई थी। ठीक है,
अब उसके अलावा आपको मालूम है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके जो संविधान सभा है उसके स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब वो राजेंद्र प्रसाद है तो वही फिर नियम सदन का नियम प्रक्रिया बनाएंगे, ठीक है, और वही फिर संचालन भी करेंगे। तो ये दोनों समिति हो जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मौलिक अधिकार को लेकर ये गृह मंत्रालय के तहत मान लीजिए तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, और लास्ट में जो बनती है जो इंपॉर्टेंट है ये मसौदा या इसको प्रारूप समिति भी कहते हैं। ये आपका इसका काम था कि संविधान का प्रारूप निर्धारित करना कि किस तरह कहाँ-कहाँ कौन सा प्रोविजन कौन सा पार्ट होगा। तो वो भीमराव अंबेडकर, अभी हम इसको डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगर यहाँ पे एक रह गया है कि कुछ पहले इसको देख लेते, कुछ लघु समितियां, ये तो मेन थी जो इंपॉर्टेंट, कुछ लघु समितियां हैं जैसे कि संविधान सभा के कार्यों पर समिति, ये जीवी मावलंकर, जो आपको मालूम है कि जो पहली लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। देखिए जो सब आप याद से रखिए, जो संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है, जिसका काम था संविधान का निर्माण करना, वो संविधान सभा के रूप में भी काम करती थी। कब? जब संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है ना। और वो देश की पहली संसद भी थी। और कब? जब वो देश की पहली, देखिए जब वो संविधान सभा का निर्माण करती थी तो कुर्सी में जाकर के राजेंद्र प्रसाद बैठ जाते थे, जो कि आपके अध्यक्ष हुआ करते थे संविधान सभा के, ठीक है। और जब वही वही सारे लोग वही वही कुर्सी टेबल वही कमरा, जब वो देश के संसद के रूप में काम, क्योंकि उस समय देश को चलाना था तो नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे तत्काल। तो जब वो देश की संसद के रूप में काम करती थी तो वहीं कुर्सी में जाकर राजेंद्र प्रसाद की जगह जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब बैठ जाते थे, ठीक है। तो यही लिखा है कि संविधान सभा के कार्यों की समिति जीवी मावलंकर की थी। फिर नागरिकता पर तदर्थ समिति ये वर्दाचारी की थी। फिर प्रेस गैलरी समिति ये उषा नाथ की थी। फिर क्रेडेंटियल समिति ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर साहब की थी। उसके बाद है व्यवसाय समिति का आदेश ये के एम मुंशी साहब की थी। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुक्त आयुक्तों के प्रांतों पर समिति ये पट्टाभी सीतारमैया साहब की थी। सदन समिति ये भी पट्टाभी सीतारमैया साहब की। सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति ये एस वर्धाचारी के अध्यक्ष में थी। वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति ये नलिनी रंजन सरकार इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद है संविधान के मसौदों की जांच के लिए विशेष समिति ये जवाहरलाल नेहरू, जो संविधान जो प्रारूप समिति, जो मसौदा समिति ने आपका मसौदा तैयार कर लिया, अब उसकी जो मसौदा तैयार किया उसकी जांच के लिए ये जवाहरलाल नेहरू की थी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। फिर भाषाई प्रांतों पर ये आपके एस के ढर साहब के थे। और राष्ट्रीय ध्वजा पर तदर्थ समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे। ये लघु समितियां हैं। हाँ, ठीक, ओके। देखिए ये जो सीरीज चल रही है ये माइंड मैप है, इसका काम सिर्फ आपको ज़्यादा समझाना नहीं है, आपको रिवीजन करवाना है, रिकॉल करवाना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसके कुछ प्रावधान थे। देखिए कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो उसकी शुरुआत में 289 सीट निर्धारित की गई थी, ठीक है। देखिए ये जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में आया था। और ये आपको मालूम है कि जो कैबिनेट मिशन के तहत जो पहला बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, तो जो 9 दिसंबर 1946 के दिन बैठक हुई थी तब तक उस संविधान सभा में 289 सदस्यों का प्रावधान था, ठीक है। अब इसमें अब यहाँ जो बैठक हुई है तो ये भाई निर्वाचित होके आएंगे ना, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो पहले मैं आपको सीटों को बता दूं, तो जो 289 सीट थे उसमें से 200, अब देखिए जब 289 सीट है ना तो उस समय भारत दो भागों में विभक्त था। एक था जो अंग्रेजों के अधीन होता था, ठीक है, अंग्रेजों का अधीन, जैसे मान लीजिए मैं भारत होता है। एक होता था जो अंग्रेजों का अधीन था लगभग जैसे सेंट्रल प्रोविंस, फिर ये यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बरार वारा एरिया। तो ये जो थे आपके फिर मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, ये सब अंग्रेजों के अधीन थे। तो यहाँ से तो निर्वाचन होता था, ठीक है। दूसरा वो क्षेत्र था भारत का जो कि अंग्रेजों का अधीन नहीं था, मतलब कि वहां पे राजशाही चलती थी, राजा रजवाड़ों के अधीन था। तो जो 289 में से, अब जो राजा रजवाड़ा है वो भी तो देश का हिस्सा है ना, तो उनको भी तो पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो जो 289 लोग थे उसमें से 296 सीट निर्धारित की गई थी, उसका तो भाई निर्वाचन होना था। और ये निर्वाचन कहाँ से होना था? जो कि अंग्रेजों के अधीन वाले क्षेत्र थे, ठीक है ना। अब 296 सीटों में से 289 सीटों में तो गवर्नर के शासन वाले प्रांत से आप निर्वाचित करें, और जो 4 लोग बचे थे वो चीफ कमिश्नर थे, मतलब कि वो जो वहाँ की जो आपके क्षेत्र के चीफ कमिश्नर होते थे। तो वहाँ तो मतलब कुल मिला के 296 का ऐसे बंटवारा। अब जो 289 में 296 के अलावा जो 93 सीट थी वो नॉमिनेटेड थी, मतलब ये 93 सीट देशी रियासतों को दी गई थी। और यहाँ निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ राजा जो होगा उस रियासत का वो अपना सदस्य नॉमिनेट कर सकता था, ठीक है। अब इस
संविधान सभा के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष मतलब कि जनता ने नहीं चुना अपने क्षेत्र से लोगों को, कि जैसे भीमराव अम्बेडकर खड़े हो गए तो उसको जनता ने नहीं चुना, वहाँ के जो एमपीज और एमएलएस थे वो उन्होंने चुना है, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो आपका निर्वाचन हुआ था ये तीन तीन समुदायों में विभक्त था, मतलब एक मुस्लिम मुस्लिम लोगों के लिए अलग था, मतलब एक तरह से मुस्लिमों का आप कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, सिखों के लिए थी, मुस्लिम सिख और सामान्य में सब आ जाते हैं, ठीक है। 10 लाख लोगों में एक सीट का प्रावधान किया गया था। जो चुनाव होने था संविधान सभा के का, वो जुलाई अगस्त 1946 के बीच चला था। अब परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम कि 296 सीट, आपको मालूम 93 तो देश ही रहा था, तो इसमें तो चुनाव ही नहीं करवाना, लेकिन 296 करवाना था। तो जो 296, अभी याद रखिएगा, देखिए अभी हम जो चुनाव करवा रहे हैं ना दोस्तों, ये जुलाई अगस्त 1946 में करवा रहे हैं, ठीक है ना। और 1946 में अभी पाकिस्तान बनाने की पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली है। पाकिस्तान के निर्माण की स्वीकृति 3 जून प्लान, जो माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, तब माना जाता है कि पाकिस्तान अलग देश बनेगा और उसकी अलग संविधान सभा होगी पाकिस्तान की। लेकिन अभी हम कहाँ पे, अभी हम जुलाई 1946 में हैं। लगभग आप समझ लीजिए कि 10 महीने पहले की बात है, 11 महीने पहले की बात है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी मुस्लिम लीग कांग्रेस सब है, ठीक है ना। तो अभी 296 सीटों पर जो निर्वाचन हुआ उसमें 208 सीट कांग्रेस वालों को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और अन्य 15 सीटें मिली थी। लेकिन जब आगे विभाजन हुआ, तब 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आ गया और यह कह दिया गया कि पाकिस्तान अब अलग देश बनेगा। उसके बाद ये तो 389 सीट थे टोटल संविधान सभा की, वो घटकर आपकी 399 रह गई। लिख लिए, विभाजन के बाद कुल सीट 399 रह गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको मैंने प्रमुख समितियां बताया। अब जो मसौदा समिति थी, इसको डिटेल मसौदा समिति, जिसको हम प्रारूप समिति भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये संविधान का प्रारूप निर्माण करना। तो देखिए ये कब बनाई गई, 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। अध्यक्ष इसके भीमराव अम्बेडकर साहब थे। अब इसके अन्य सदस्य भी हैं जो कि 6+1 है, एक अध्यक्ष हो गए और 6 अन्य, जिसमें से अल्लादीन स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी और बीएल, देखिए पहले बीएल मित्तल थे, जिसके फिर आगे ये मतलब इनकी डेथ हो गई, तो ये फिर आगे इनकी जगह आपका एन माधव राव आ गए। उसके बाद पहले डीपी खेतान साहब थे, फिर ये जब रिजाइन कर दिए तो उसके बाद टीटी कृष्णाचारी आ गए। तो मतलब ये इसकी संरचना थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रारूप देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रारूप आया था 9 से 23 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद जो इसका 10वां प्रारूप आया था ये 6 से 17 अक्टूबर को आया था। फिर 11वां प्रारूप आया था आपका 14 से 26 नवंबर 1949, और जो अंतिम प्रारूप आया था ये 4 नवंबर 1948 को आया था। और बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से जो भीमराव अम्बेडकर थे वो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो संविधान का आपका निर्माण हुआ है उसके बारे में, संविधान के बारे में जानते हो। आपको मालूम है कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का लगभग समय लगा है, ठीक है। और 26 नवंबर 1949, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। पर उस दिन ना 26 नवंबर को कुछ प्रावधान अपना लिए गए थे। पूरा पूरा संपूर्ण प्रावधान संविधान का लागू नहीं हुआ था। संपूर्ण तो वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, और उसी दिन फिर हम गणतंत्र दिवस बनाएंगे। लेकिन जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था, कुछ प्रावधान, उसी के आधार पर फिर हम उस दिन विधि दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। तो कौन कौन से उसको प्रावधान लागू, जैसे निर्वाचन संबंधी प्रावधान हो गए, चुनाव संबंधी, और अंतरिम संसद के कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू हो गया था। अब देखिए संविधान संविधान का जो प्रतीक माना गया था वो हाथी था। कि हाथी इस संदर्भ में, क्योंकि हाथी बड़ा होता है और उसी तरह संविधान भी आपका बड़ा था, ठीक है। सजावट की बात में तो देखिए सजावट का जो काम है ये नंदलाल बोस ने किया। व्यवहार इसमें सहयोगी थे इनके, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा थे। उसके बाद सुलेख सुलेख मतलब लिखने का काम, लिखने का। तो देखिए मूल, अगर हम बोले कि मूल संविधान आपका अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और उसे प्रेम बिहारी नारायण राय यादव साहब ने लिखा है। लेकिन फिर आगे चल करके उसका हिंदी में रूपांतरण, क्योंकि देश हिंदी था तो हिंदी बहुत, तो हिंदी में ये बसंत वैद्य साहब ने फिर इसका हिंदी में रूपांतरण किया है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। तो देखिए फिर अगर हम संविधान सभा के कुछ कार्यों की बात कर लेते तो देखिए इसका काम था एक संविधान का निर्माण करना, जिसके अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। फिर कानूनी निर्माता, ये संविधान कार्य है ये कि संविधान सभा का एक तो संविधान का निर्माण कार्य करना। दूसरा ये कानूनी निर्माता मतलब कि ये देश की पहली संसद भी थी, तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब थे। और अगर उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष 2 थे, एक थे वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी साहब। उसके बाद है, और संविधान सभा के एक कानूनी सलाहकार थे जो कानून की मतलब की कानून का बात नजरिया बताते थे,
तो वो थे आपके वी.एन. राव, ठीक है? और जो मुख्य ड्राफ्टमैन थे वो आपके एस.एन. मुखर्जी साहब थे, ठीक है? अब कुछ हम थोड़ा-सा महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं जो कि संविधान सभा से जुड़ी। तो सबसे पहला जो है आपका 22 जुलाई 1947। अब 22 जुलाई 1947 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब देखिए, बात जो आपका आज देश का जो फ्लैग है, झंडा है, वो आपका 22 जुलाई 1947 को। अब 22 जुलाई को क्योंकि देखिए 22 जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त आता है। 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता दिवस अपना मनाना था 1947। 15 अगस्त 1947 को आपको अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना है, तो आपके पास भाई झंडा होना चाहिए ना। तो इसीलिए हमने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको अपना लिया था। उसके बाद है मई 1949 में हम कॉमनवेल्थ के सदस्य बन गए। देखिए कॉमनवेल्थ के सदस्य जो बने थे, ये हम अपनी इच्छा से बने थे। और ये कॉमनवेल्थ एक अंग्रेजों के तहत बनाया गया संगठन था जिसमें अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ रूल किया है तो उसका एक संगठन था, ठीक है? उसके बाद है देखिए 24 जनवरी 1950। देखिए अब देखिए 24 जनवरी 1950 और आपको मालूम है 26 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हो गया और गणतंत्र दिवस के रूप में रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। लेकिन 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो इस दिन कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे। पहला क्या हुआ था कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया। मतलब कि जो देश का राष्ट्रगान है जनगण मन गण, उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। उसी तरह राष्ट्रगीत जो हमारा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा है लिखा गया है, उसे भी हम अपना लिए थे। मतलब राष्ट्रगीत अपना लिए, राष्ट्रगान अपना लिए। और उसी साथ ही देश का, अब भाई आप गणतंत्र बना रहे हैं ना, तो देश का राष्ट्रपति होना चाहिए। तो जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को ही देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित मतलब चुन लिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद जी देश के राष्ट्रपति। तो 3 इंपॉर्टेंट काम हुए थे 24 जनवरी 1950 को, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ठीक है? उसके बाद है संविधान पर इसी 24 की दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया और 24 जनवरी के दिन ही हमारी संविधान सभा की आखिरी बैठक हो गई थी। और 284 सदस्यों में से 15 महिलाएं थी, जो कि गर्व का एक आपका क्षण होता है। गर्व की बात है कि इसमें महिलाओं का भी बराबर तो नहीं था, पर पार्टिसिपेट था संविधान के निर्माण में। तो चलिए इसी के साथ ही दोस्तों ये आपका जो रिकॉल वाला रिवीजन वाला सेक्शन है संविधान के निर्माण वाले, वो मैं आपको लगभग कंप्लीट बता चुका हूं। और इस सीरीज का उद्देश्य सिर्फ आपको रिकॉल करवाना है, आपका रिवीजन करवाना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। आपको डिटेल करना हो तो आप डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। तो मैं एक प्रावधान को विस्तृत और डीप से बताया हूँ। तो अगर उम्मीद करता हूँ अगर आपको वो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।